इससे बौखला के ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं। जो भी आदमी पॉपुलर होगा उसको गोली मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का हर दिन हमारी सेना और सुरक्षा बल के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। आतंकी सीधा सेना से भिड़ने की बजाय सॉफ्ट टारगेट पर चुन चुनकर अटैक कर रहे हैं। सोमवार को कश्मीर के शोपियां में एक दवा दुकानदार बालकृष्ण भट्ट पर हमले ने एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। बालकृष्ण भट्ट कश्मीरी पंडित हैं, साधारण व्यक्ति हैं, लोगों तक दिन रात मदद पहुंचाते हैं और इसलिए वो आतंकियों के सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं। आज जब कश्मीर के आईजीपी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साधारण इंसान को मारना या उन पर हमला करना आतंकियों के लिए बहुत आसान है और कश्मीरी पंडित तो और भी सॉफ्ट टारगेट हैं क्योंकि उन पर हमले से घाटी में आतंक फैलेगा। आईजीपी ने आज बताया कि सॉफ्ट टारगेट पर हमला क्यों आतंकियों की एक बौखलाहट है। बिल्कुल, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में 2 इंसिडेंट हुआ जिसमें और सर दूसरे स्टेट के 2 गरीब मजदूर थे जो यहाँ काम करते थे। उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बहुत जल्दी उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। बाकी जो शोपियन में एक कश्मीरी पंडित पर अटैक हुआ है, ये गांव बहुत रिमोट एरिया में था, उसको भी हम लोग बहुत उसमें लीड मिला है, काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। बहुत सारे गाँव में मैनिटी पिकेट्स लगा हुआ है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ हम लोग पेट्रोलिंग पहले भी करते थे, अभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ ज्वाइंट पेट्रोल बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल देखिए, आप जैसा देखेंगे कि विंटर में दिसंबर से लेकर मार्च तक 4 महीना में लगभग 66 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें जैश मोहम्मद एलटी के बाद सारे मारे गए, एफटी पाकिस्तानी बहुत मारे गए। इससे बौखला के ये लोग सॉफ्ट टारगेट को टारगेट कर रहे हैं। लोग बालकृष्ण भट्ट पर जब हमला हुआ तो सेना के एक अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी बात की, साफ कहा कि घाटी में जो अच्छा काम करेगा या जो पॉपुलर होगा उसे आतंकी गोली मार देंगे। इसलिए इसको वैसे रात को 2 बजे भी अगर दवाई चाहिए होती है तो ये सोनू उठ के हमें दवाई इसीलिए इसको मारा गया। 25 साल से जो भी यहाँ पर पॉपुलर है ना कश्मीरी पंडित, जैसे वो अपना बिंद्रो वगैरह था। हाँ सर, उन जो भी आदमी पॉपुलर होगा उसको गोली मारेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में शरीक होने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ओर से प्रवक्ता राजीव जेटली जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MPCI के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। वकार भाटी, कश्मीरी एक्टिविस्ट, आप भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। और नीलोफर मसूद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इंडिया टीवी पर। मैं पहले नीलोफर मसूद जी आप ही से शुरुआत करती हूँ। घाटी में एक के बाद एक फिर से आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित आ रहे हैं। सुरक्षा में तैनात अधिकारियों तक का ये मानना है कि आम लोगों को टारगेट करना आतंकियों के लिए बहुत आसान है और खास तौर पर अगर कश्मीरी पंडित आतंकियों द्वारा टारगेट किए जाते हैं तो एक तरीके से वो फिर से दहशत का माहौल बनाते हैं घाटी में। मीनाक्षी जी, अगर हम यहाँ पर खाली कश्मीरी पंडितों का नाम ले ले तो गलत है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कुछ नॉन लोकल्स पर भी अटैक्स हो गए। न सिर्फ उन पर बल्कि सिख कम्युनिटी से भी ताल्लुक रखने वाली एक टीचर, उसको भी टारगेट किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस या कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस जिन लोगों की कहीं किसी पार्टी के साथ है, उनको भी टारगेट किया गया। तो मुझे लगता है कि जो ये चीजें ये हर में इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमारी पीस और ब्रदरहुड जो हमारी इतने सालों से चली आ रही है, हार्मोनी को डिस्टर्ब करने की बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। साथ में मैं ये भी कहूंगी कि एक सिक्योरिटी लैप्स भी है कि दिन दहाड़े एक अननोन गनमैन आ जाता है, फिर वो अपना टारगेट पूरा करके चला जाता है, गायब हो जाता है। कुछ इस तरीके से मुझे ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स भी है जहां पर प्लग करने की बहुत जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या वजह है, किस तरीके से एक अननोन गनमैन अपना टारगेट पूरा मुकम्मल करके चला भी जाता है और हमें बिल्कुल हमारे नाक के नीचे से चला जाता है। आपने देखा होगा कि सेंटर ऑफ हार्ट ऑफ द सिटी हमने देखा कितने अटैक्स हो रहे हैं। तो उस हार्ट ऑफ द सिटी में जो बिल्कुल मिलिटेंसी से प्रोन पहले हुआ करती थी, कुछ 90s में बिल्कुल मिलिटेंसी वहां पर नहीं थी, अटैक्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अब हार्ट ऑफ द सिटी में भी अटैक्स हो रहे हैं। तो
तो इस चीज को मैं इसी नजरिए से देखती हूँ। एक तो वो हमारी पीस जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश है, और वो लोग जो नहीं चाहते हैं कि माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी के बीच में एक वो भाईचारा का जो माहौल है उसको बिगाड़ने की कोशिश है। अब भाईचारा है या नहीं, हार्मनी है या नहीं, ब्रदरहुड है या नहीं, वो तो कश्मीर से और जितनी आवाज़ें हमारे साथ जुड़ेंगी उतना ज़्यादा ये क्लैरिटी हमें मिलती जाएगी। जो आपने जिन नामों का जिक्र किया, देखिए दवा कारोबारी माखन लाल बिंद्रू हैं जो बीते साल 5 अक्टूबर को टारगेट किए गए। एक ठेला वाला था वीरेंद्र पासवान, वो भी टारगेट किया गया। फिर एक टीचर दीपक कुमार और जिन सिख बहन का आपने नाम लिया सुखविंदर कौर, वो भी टारगेट की गई। अरविंद शाह जो मात्र एक गोलगप्पे बेचने का काम वहां पर कर रहा था, उससे किसी भी आतंकी को क्या खतरा हो सकता था या उससे क्या परेशानी हो सकती थी ये समझ के परे है, लेकिन उसके बावजूद उसे टारगेट किया गया और आतंकियों का मकसद पूरी तरह से दहशत फैलाना था, इसमें कोई दो राय नहीं। राजा जोगिंदर, ये दो व्यक्ति ये मजदूरी का काम करते थे, वो भी टारगेट किए गए। और एक हाल का किस्सा हमने अभी आपके सामने रख दिया। कश्मीरी पंडित हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ गए हैं। ललित जी, अभी हमने नीलोफर मसूद जी से बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। आपने कहा कि ये सोचने और समझने की जरूरत है कि आतंकी अभी भी क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे पाने में सक्षम हैं। उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया कि सिक्योरिटी लैब्स भी दिखाई देता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैं जब भी बोलता हूं मैं कश्मीरी हिंदू होने के बावजूद मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, सनातनी हिंदू हूं। और जब भी मैं कश्मीर जिहाद के बारे में बात करता हूं या कश्मीरी हिंदू के नरसंहार की बात करता हूं, मैं पूरे भारत के पर्सपेक्टिव से देखता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपने कश्मीर जिहाद को नहीं संभाला, कश्मीर में कश्मीरी हिंदू के नरसंहार को वो उस तरह से एड्रेस नहीं किया जैसे नरसंहार को करना चाहिए, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में आपको कश्मीर उभरते हुए दिखाई देंगे। आपने 2 दिन पहले राजस्थान के अंदर क्या देखा, जो नवरात्रों के जुलूस के ऊपर कैसे हमला हुआ, कैसे आगजनी हुई, क्योंकि कश्मीर के अंदर नरसंहार करने वालों को सजा नहीं मिलती, अभी तक किसी को सजा नहीं मिली। इसलिए बाकी हिंदुस्तान के अंदर जिहादियों का जो विस्तारवाद है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी आवाजें बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब कश्मीर के जो ये मैडम बोल रही थी, नीलोफर मसूद जी बोल रही है, एक तो कह रही है कि भाईचारा खराब करने की जरूरत नहीं यहाँ पे हो रही, और शांति खराब करने की जरूरत है। मैडम को पूछना चाहो कौन सा भाईचारा, किसके साथ भाईचारा अगर कोई था, मैं समझता हूं कभी था नहीं। 32 साल पहले जब आपने कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होते देखा, जब आपने वहां पे कश्मीरी हिंदू को, औरतों को गैंग रेप करके कारे की मशीनों पे काट दिया, हिंदुओं को आपने दिन दहाड़े बर्बरता के साथ मारा, इस मकसद के साथ कि यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। क्योंकि ये खाली जिहादियों की सोच नहीं है, ये कश्मीर की मेन स्ट्रीम की भी सोच है। जब वो बोलते हैं क्या, हम जो वो मांगा उन्होंने 370 किस लिए मांगा, जिन्हों ने जब पाकिस्तान मांगा किस लिए मांगा, 2 नेशन थ्योरी के आधार पे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने 14 अगस्त 1947 को अपनी मातृ वतन के साथ गद्दारी की, जिना के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। उसी तरह से कश्मीर के अंदर जब आपने 370 मांगा और तत्कालीन नेहरू और कांग्रेस ने उसी ओरिजिनल इस्लाम में जो कश्मीर, लेकिन ललित जी आज की तारीख की हकीकत यह है कि धारा 370-35 से खत्म हो चुकी है। ललित जी, धारा 370 और 35 से खत्म हो चुकी है, लेकिन वो सोच अभी भी बाकी है। मैम, डिस्कशन इनकम्प्लीट, आप बीमारी की जड़ को नहीं जाएंगे ना, तो आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। 32 साल हो गए, अगर 100 साल ऐसा चलता रहेगा, समझने की जरूरत है। जब कश्मीर में आप 370 और 35 से देते हैं, किस लिए देते हैं? क्योंकि अब्दुल्लाज ने कश्मीर के मुसलमानों ने बोला हमारी शिनाख्त है, वही 2 नेशन थ्योरी वाली शिनाख्त, हम मुस्लिम प्रोविंस है, मेजोरिटी है, हमें इस मुसलमानों की तरह यहाँ पे रहना, हमें अलग पहचान दीजिए। 370 क्या हुआ उसकी वजह से? कश्मीर में वहां पे अलगाववाद फैला, वहां पे वही 2 नेशन थ्योरी बरकरार रही, कश्मीर जिहाद का आगमन हुआ, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। तो अभी भी जो हो रहा है, ये जो कह रही है कि भाईचारा, कौन सा भाईचारा, किसके साथ? जिस गांव के अंदर ये कल मारा गया ना बालकृष्ण, वहां 2 हिंदू परिवार बचे हैं, सिर्फ 2 परिवार बचे हैं, जो बाकी सारे मुसलमान है वहां पे। जब 2 परिवारों में से एक की जान नहीं बचा पाते, उसकी सुरक्षा नहीं दे पाते, तो किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? हाँ, मुसलमान भी वहां मर रहे हैं, मुसलमान भी मर रहे हैं। उसके बाद आपने जो जिक्र किया, अभी स्कूल के अंदर जब गए थे, मीटिंग चल रही थी, सबको उठा के पूछा गया कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख। जो मुसलमान थे उनको कुछ नहीं किया, हिंदू और सिख प्रिंसिपल मिसेस सुखविंदर कौर और दीपक जो हिंदू टीचर थे, उनको अलग कर दिया, गोली मार दी। और कैसे आए?
वो चलते भागते हुए अंदर नहीं आए, भागते हुए भागे नहीं, आराम से गाड़ी से उतरे, स्कूल के अंदर चले, सबका आईडी कार्ड देखा, कौन हिंदू एससी का अलग कर दिया, मार दिया और बाहर चले गए आराम से। और वो हवा में कहीं आसमान में नहीं चले गए, वो एक घर से निकले थे, दूसरे घर से निकल गए। तो जब आप कहते हैं एक आदमी मार के जाता है, ये कोई आपको सिक्योरिटी लेवल से नहीं, जो मारता है वो तो जहादी है, जो जिसके घर में उससे निकलता है, जिसके घर में जाता है वो कोलैबोरेटर है, वो भी जहादी है। उसकी किस कहां पे गिनती होगी, किस घर में, किस घर में? वकार भट्टी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकार जी देखिए, ललित अंबरदार जी का साफ कहना है कि कश्मीर में नरसंहार करने वालों को 32 साल तक सजा नहीं मिली और उसी का खामियाजा आज भी कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं। वो जो भाईचारे की बात कही जाती है, ब्रदरहुड, हार्मनी की बात कही जाती है, वो एक फॉल्स नोशन है। जी मैडम, जहां तक 2019 से पहले यही मेरे कश्मीरी पंडित भाई टीवी पे बैठ के ये कहते थे कि सबसे बड़ी जड़ जो 370-35A को खत्म करेंगे तो कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिलने लग जाएगा। आज 2 साल के बाद ये कह रहे हैं, पहले 30 साल कहते थे, आज 32 साल के बाद ये कह रहे हैं कि अभी भी भाई इंसाफ नहीं मिला, कश्मीर फाइल्स भी आ गई तो कुछ हमारा बना नहीं है। तो अब असल में अगर जो ललित पंडित कहना चाहते हैं, ललित लंबरदार कहना चाहते हैं, इनके पीछे कहने का जो असली मकसद है वो ये है कि अब एक ये है इनका मकसद कि जो कश्मीरी मुसलमान है उनको क्या करें, कैंपों में लाएं, सबको गोली मारे या यहाँ से सबको पाकिस्तान भेज दे या चाइना भेज दे। वकार जी, आपको नहीं लगता कि आप जो ललित अंबरदार ने बोला नहीं, आप वो बातें कह रहे हैं जो उन्होंने कही नहीं, आप वो बातें कह रहे हैं? नहीं, कहने का मकसद इनका यही है कि अब 370-35A से भी इनको इंसाफ नहीं मिला, कश्मीर फाइल से प्रोपेगेंडा लाया, देश भर को दिखाया, अभी भी इनको इंसाफ नहीं मिला, मोदी जी भी इंसाफ नहीं दे पाए, कांग्रेस भी इंसाफ नहीं दे पाई, अब्दुल्ला भी इंसाफ नहीं दे पाई, मुफ्ती भी इंसाफ नहीं दे पाए। तो अब ये कहते हैं कि भाई कश्मीरी मुसलमानों को मार। नहीं वकार जी देखिए, मुझे बड़ी आपत्ति आपकी इस बात से। आपने कहा कि एक फिल्म लेकर आए वो प्रोपेगेंडा है, जब तक आप इसे प्रोपेगेंडा मानते रहेंगे। सुनिए वकार जी, मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब रखिएगा। समस्या यही है, जो कश्मीरी पंडितों से जितनों से मेरी बात होती है वो यही कहते हैं कि हमारी समस्या यही है कि अभी भी कुछ लोग ये ऐसे हैं कश्मीर के अंदर बैठे हैं जो ये समझते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार दरअसल एक प्रोपेगेंडा है। नहीं, समस्या सोच से बताइए, 20,000 आगे हमारे जेलों में भरे हुए हैं, जो हमारे मुसलमान भाई उलमा हजरात को भरा हुआ है, बेगुनाहों को जेलों में रखा हुआ है। अब ललित लंबरदार क्या चाहते हैं? चलिए, कनेक्शन टूट गया। मैं राजीव जी आपके पास आऊंगी क्योंकि मुझे इस पर सरकार का पक्ष जरा थोड़ा डिटेल में चाहिए। उससे पहले तस्लीम रहमानी जी मुझे एक बात बताएं, ललित अंबरदार हूं या और भी जो कश्मीरी पंडितों से हम चर्चा करते हैं, आप भी कई सारी चर्चाओं में शामिल हुए। समस्या इस बात की है कि जब तक आप नरसंहार को एक प्रोपेगेंडा मानते रहेंगे तब तक वो जो जहनी सोच है वो कैसे बदलेगी? जब तक 370 और 35A को अपना सुप्रीम राइट कश्मीरी मानते रहेंगे तब तक इंसाफ कैसे होगा? ठीक है, मैं एक सेकंड में आना चाहता हूं। देखिए, एक मिनट में तस्लीम जी का जवाब ले लूं, फिर ललित जी आप बोलिएगा, मुझे बाकी मेहमानों का भी जवाब लेना है। तस्लीम जी, देखिए, बहुत सीधी बात मैं कहता रहा हूं और मैं उस पर कायम हूं। कोई प्रोपेगेंडा एक तरफ करेगा तो दूसरी तरफ से भी कोई ना कोई प्रोपेगेंडा होगा। जब मसला जानते हैं, अभी मसला क्या है, पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए मसला क्या है, फिर हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मसला कैसे हल होगा और स्टेक होल्डर्स कौन है उस मसले के। जब तक हम इस लेवल पर नहीं आएंगे तब तक हम सिर्फ यही कहते रहेंगे कि हम लूट गए, हम पिट गए। कब तक हम ये कहेंगे और कब तक ये सरकारें ये कहती रहेंगी? मेरा कंसर्न ये है। नहीं रहमानी जी, फिर वही बात हो गई कि आप पहले बस इतनी बात का जवाब देते हैं। रहमानी जी, आप मानते हैं कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार एक असल सच्ची घटना है, ये एग्जॉटिक नहीं था? मीनाक्षी जी, ये बात अगर हम माला जपते रहेंगे 100-150-500 साल भी, तो कश्मीरी पंडित क्या वापस चले जाएंगे? सवाल ये है कि हम ये कब गौर करना शुरू करेंगे कि वहां जाने का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कौन बनाएगा, कब बनाएगा, क्या रोड मैप होगा इनके वापस जाने का? जब तक इस पर हम बाकायदा बात नहीं करेंगे बैठ के, ये कैसे वापस जाएंगे? और जब तक ये वापस नहीं जाएंगे, कॉन्फिडेंस इंस्टिल नहीं होगा, मसला खत्म होगा नहीं। अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, हमारी सरकार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने के लिए जवाबदेह है और वो बोलती है मामले में कि हमने रोका है। इसके बावजूद जब आप रिपोर्टिंग करती हैं तो आप कहती है 2 मजदूर और 1 कश्मीरी पंडित मारा गया।
अब यहाँ पर ना हिंदू मुसलमान भी नहीं रहता, आप धर्म भी बताएंगे, धर्म के साथ जाति भी बताएंगे, और मजदूर मजदूर रह जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? वहां पर जो मजदूर मारा गया वो भी हिंदू ही था, मिलियंस ऑफ टारगेट है। जो वहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए गया था, जो वहां पर घर बनाने के लिए गया था। रहमानी जी, आप ये जानते हैं कि हमने पूरा डिटेल रिपोर्ट इस पर बनाई है, चलाई है, दिखाई है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, उनकी आप रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं दे रही है, बहुत अच्छा है, मैं भी इसी का पक्षधर हूं कि मत दीजिए। मजदूर है, काफी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी के साथ जब आप एक तरफ रिलीजियस आइडेंटिटी, उसकी कास्ट आइडेंटिटी नहीं दे रही, दूसरी तरफ आप कश्मीरी पंडित कह के आइडेंटिफाई कर रही है। व्हाट इज दिस? देखिए, कश्मीर में अगर अल्पसंख्यक टारगेट किए जाएंगे, अल्पसंख्यक अगर कश्मीर में टारगेट किए जाएंगे तो आइडेंटिटी तो देनी पड़ेगी। यही आइडेंटिटी तो प्रोपेगेंडा है ना रहमानी जी, यही जब देश के बाकी कोनों में अगर किसी और धर्म के कुछ लोगों के साथ गलत घटता है, तब आप ये कहते हैं ना उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी बताते हैं ना रहमानी जी। आज वैसे ही अगर कश्मीर के अल्पसंख्यक की रिलीजियस आइडेंटिटी बता दी गई तो इस पर बवाल क्यों? चलिए राजीव जी, अब मेरा सरकार से बड़ा मतलब स्ट्रेट क्वेश्चन है। 370 खत्म हो गया, 35 से खत्म हो गया, ऑपरेशन ऑल आउट आतंकियों के खिलाफ चला दिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकने की कोशिश हो रही है। हम मानते हैं तमाम कदम आपने उठाए, लेकिन इसके बावजूद अगर वहां पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिनमें से अगर सुरक्षा बल ये कहते हैं कि हाँ, कश्मीरी हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उससे वहां पर दहशत फैलती है, तो कैसे कश्मीरी हिंदुओं की वापस कश्मीर वापसी होगी? मीनाक्षी जी, यही डिबेट थी, यही पैनल था आपका। आपको याद होगा कि यही पैनल था मेरे ख्याल से पूरा, जब हम कश्मीर फाइल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो इन्हीं लोगों ने इस बात को कहा था कि कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, और कश्मीरी पंडितों को वापस विस्थापित करके वापस वहां बसाना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको जवाब दिया था कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि 2022 के अंदर इस प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। हम आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं, ये बात अभी थोड़ी देर पहले ही आपने एक कंसर्न ऑफिशियल से पूछी थी, उन्होंने बताया कि 66 आतंकवादी हमने न्यूट्रलाइज करे हैं अभी कुछ वक्त के अंदर, और जो लोग इस हत्याकांड में, जो आतंकवादी इस हत्याकांड में एंगेज हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करके जल्द न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन इशू ये नहीं है, देखिए, कोई भी व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो उस प्रदेश से आती है, उसका पहला अधिकार बनता है कि मेरे प्रदेश के अंदर या मेरे कश्मीर के अंदर कश्मीरियत कायम होनी चाहिए। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बढ़ते हुए, विकास करते हुए कश्मीर के अंदर अगर वो खुद बाधा बनेंगे तो वो कहां पर कश्मीरी आतंकवादियों को कहीं ना कहीं पनाह मिलती है और शय मिलती है। ये कितनी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर इस बात के लिए आई, या कितनी मुस्लिम स्कॉलर सड़कों पे इस बात के लिए आए कि कश्मीर के अंदर वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी देश और प्रदेश से आने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, उसको सफाया होना चाहिए, उसके माथे पे गोली मारी जानी चाहिए। ऐसे लोगों को कश्मीर में कहीं पर भी रहने के अधिकार नहीं मिलने चाहिए। किसी घर के अंदर अगर वो छुप के बैठे हैं तो उनके खिलाफ भी राजीव जी, ये बात सही है, ये बात सही, लेकिन इसके बावजूद तो किलिंग्स रुक नहीं रही है ना। मेरा सवाल वही है, इसके बावजूद तो किलिंग्स रुक नहीं रही है। राजीव जी जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ जवाब, मैं आपको दे रहा हूँ जवाब। ठीक है, अगर आप इसमें से जवाब मांगेंगे ना, तो मैं तो बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मेरे ऊपर सीधा इल्जाम लगेगा आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। लेकिन मारे जाने वाले लोग कौन है वहां पर? अभी आपने कहा मक्खनलाल बिंद्रू जी की हत्या करी गई, किस आधार पे की गई? 2 कश्मीरी पंडितों को, एक सिख टीचर को क्यों मारा गया? केवल धर्म के नाम पर। ये कितना आसान हो जाता है। देखिए, हमारी आर्मी तो कार्रवाई कर रही है, हम तो कश्मीर के विकास में लगे हुए हैं, लेकिन धर्म के आधार पे आपने जो विंडो दी है, नहीं, एक सेकंड, मैं रहमानी साहब अभी बोलिएगा, रहमानी साहब बोलिएगा, मैं एक बार अपनी बात पूरी कर लूं। मेहमानों के बीच में कोई एक दूसरे पे ना बोले। आपने इस विंडो में, मीनाक्षी जी, नहीं, रहमानी जी बात पहले पूरी सुन लेते हैं। मेरा देखिए, मेरा सवाल वही जस का तस बना हुआ है। मैंने पूछा, लेकिन उससे पहले मेरा जवाब ले ले एक बार। मैं प्रश्न छोड़ रहा हूं, उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा, आप ही के जवाब का इंतजार करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं मीनाक्षी जी, इसके अंदर लगभग 3 लोग ऐसे बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पे आज इस बात की खिलाफत करते हुए, इसको कंडेम करते हुए नजर आएंगे कि कश्मीर के अंदर ऐसे हालात नहीं होने चाहिए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए। क्या तीनों
इस विंडो पे बैठकर इस बात को बोल सकते हैं कि कश्मीर के अंदर कोई भी आतंकवादी जहां पर अगर किसी कश्मीरी पंडित के ऊपर उंगली भी उठाता है तो उसका सफाया होना चाहिए? क्या ये बोलेंगे तीनों बैठ करके? ललित जी देखिए, ये जो बात मैंने बीजेपी से पूछी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक कश्मीरी पंडित हैं, अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि आप कश्मीर में जाकर बस जाएं, वहां पर अपनी रोजी रोटी एक बार फिर से शुरू करें, अपने परिवार को लेकर जाएं वहां पर, तो क्या आप जा पाएंगे? मैम, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, बार बार हम डिबेट करते हैं। अभी तो मुझे लग रहा कि मैं यहाँ पे सत्ता पक्ष से भी पूछना पड़ूंगा। आपसे तो आप तो एंकर हैं, सत्ता पक्ष भी बोल रहे हैं कि वहां पे हमें कश्मीरियत को दोबारा लाना है। मैं नहीं समझता हूं कि इनको क्या आइडिया है सत्ता पक्ष को कि ये कश्मीरियत कौन सी बला है। कश्मीरियत होती तो क्या कश्मीर के हिंदू पलायन में होते 32 साल में? कश्मीरियत होती तो क्या गिरजा टिको का मर्डर और आरे की मशीन में उसको काट देते बलात्कार के बाद? कश्मीरियत होती तो 80 साल के जज जस्टिस गंजू का सड़क के ऊपर कत्ल कर देते। कश्मीरियत होती तो वो फारूक अहमद डार, जिसको बिटा कराटे आप बोलते हैं, जिसको याद नहीं उसने कितने कश्मीरी हिंदू का कत्ल कर दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, है ना? तो आप ये कश्मीरियत का पुलिस, जब भी आप नाम लेते हैं ना कश्मीरियत का, आप कश्मीरी हिंदू के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते हैं। कोई नाम की चीज नहीं है वो कश्मीरियत। कश्मीरियत थी तो पड़ोसी ने अपनी खिड़कियां और दरवाजे बंद की थी 1990 को, जब उनके पड़ोस से कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के निकाला जा रहा था। पूछे किसी को, कहां है आपके पड़ोसी वहां पे? जो भी कश्मीर, नीलोफर जी बैठी है, उनको बोलिए आपके पड़ोस में जो कश्मीरी हिंदू थे कहां गए? जमीन निकल गई, आसमान खा गया उनको। ये जो अल तकिया जो है ना, ये इस्लामिज्म की एक वोकैबुलरी है आपको खुश करने की। दूसरी बात, नीलोफर जी एक मिनट सुनिए, ललित जी आपने सवाल पूछा, नीलोफर का जवाब दीजिए। मैं कंप्लीट करूं, मैं मेरे को यार मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। आप इतना बार वार्तालाप कर रहे हैं यार। क्या बोल रहे हैं ललित जी? आप अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन बाकी मेहमानों को भी समय देना है। मैम, मैं यहाँ पे कोई ऐसे कोई फिलर के लिए तो नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। दूसरी बात ये रहे, मुझे इनसे नहीं कुछ पूछना है, मुझे सत्ता पक्ष से ज्यादा परेशानी हो रही है। कश्मीरियत का हवाला देते हैं, 66 आपने आतंकवादी मार दिए, आईजीपी कह रहे हैं। आईजीपी का ये रोल है क्या ये बताना कि हमने 66 मार दिए बस ये बौखला गए? वो आप जानते हैं हाइब्रिड वॉर क्या होती है? पुलवामा किसने किया था? एक आदमी ने पुलवामा हत्याएं ने किया था, 40 हमारे सैनिक मारे गए थे। उन 40 के पास 40 AK-47 राइफल्स थी। हाइब्रिड वॉर समझते हैं क्या होता है? कश्मीर जहां तक हाइब्रिड, ललित जी हम सोल्यूशन की बात करें, आप सोल्यूशन देना। ललित जी मैं तो सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपके द्वारा बताना चाहता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। भारत सरकार को 370 और 35 से हटाने कश्मीर जात का खात्मा नहीं होता। 370 और 35 से हटाने से आपने एक प्रक्रिया शुरू की जिसके अंतर्गत जो पिछले 70 साल से कश्मीर के अंदर एक इस्लामो फैशिस्टिक व्यवस्था और मानसिकता चल रही थी, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस्लामिक फैशिस्ट व्यवस्था, ठीक है। नीलोफर जी, अभी जो ललित अंबरदार ने कहा कि समस्या ये नहीं है कि केवल 370 खत्म कर दिया या 35 से खत्म कर दिया तो वहां पर जाकर कश्मीरी हिंदू बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो जड़ में है वो है फैसिज्म, वो एक फैसिस्ट इस्लामिक सोच है जो वहां में घुसी हुई है, और वो इस कदर घुसी हुई है कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पा रहा है। और इससे जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक जिस कश्मीरियत की बात कही जाती है वो कश्मीरियत नहीं लौटेगी, वो ब्रदरहुड नहीं लौटेगा, वो ना शांति आएगी। मुझे लगता है जो अंबरदार जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इस्लामिक फैसिज्म जो है वो सोच है यहाँ पर, इसका मतलब है क्या हम यहाँ पर जितने भी लोग जम्मू कश्मीर के वासी वो सब आतंकवादी है? हम फिर सारे आतंकवादी हो गए? एक सोच अगर हम रखते हैं, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। एक बार ललित जी को, नीलोफर जी को 1 to 1 ले लें प्लीज। जो मैंने नहीं बोला वो आप क्यों बोल रही है? मेरा जो हीरो है ना लेफ्टिनेंट फयाज, हिंदुस्तान में औरंगजेब नाम से नफरत है, लेकिन राइफलमैन औरंगजेब मेरा हीरो है जो अपने हिंदुस्तान के लिए जान देता है। डीएसपी अयूब पंडित मेरा हीरो है। ललित जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तब नीलोफर ने नहीं बोला। ललित जी जब आप बोल रहे थे तब नीलोफर ने नहीं बोला, अब नीलोफर को बोलने दीजिए, आप सुनिए। माना जाता कि वो मुसलमान है, उल्टा उनको इसलिए माना जाता है कि उनको भी वो काफिर समझते हैं क्योंकि उनका हिंदुस्तान से रिश्ता है। अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा है? अच्छा ठीक है, लेट नीलोफर कंप्लीट। अंबरदार जी नीलोफर को बात पूरी करने दीजिए। नीलोफर बात पूरी करें। नीलोफर सुनिए ना, 1 मिनट, दोनों की ऑडियो डाउन करिए। नीलोफर जी, ललित जी ने ये कहा कि उन्होंने सभी मुसलमानों को इस कैटेगरी में नहीं डाला, उन्होंने ये कहा कि उनके जो हीरो हैं वो फयाज हैं।
वो तो कह रहे हैं कि मेरे हीरो फयाज है। ऐसे बहुत सारे मुसलमानों की वो कद्र करते हैं और उन्हें नेशनलिस्ट मानते हैं, लेकिन वो उस सोच की बात करें जो आतंकवाद को वहां पर पनाह देती है, वो इस सोच की बात कर रहे हैं। अब आप जवाब देने लोफर 1 to 1 ले लें प्लीज दोनों को। मीनाक्षी जी, अभी ये धारा 370 की बात कर रहे थे, 35A की बात कर रहे थे। पूरे दुनिया को उस वक्त ये कहा गया जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ और आर्टिकल 35A हुआ, ये कहा गया कि ये इंपेडिमेंट क्रिएट करता है यहाँ पर पीस लाने के लिए, हमारे पंडित भाइयों को वापस रिहेबिलिटेट करने के लिए ये अड़चने डाल रहा है। अब 370 भी खत्म हो गया। ये बिल्कुल सही कह रहे थे अभी कि जो 370 था और 35A था मरहूम शेख अब्दुल्ला की देन है, और सही में देन है। अगर उनकी ये देन थी तो जो प्रिविलेजेस हम लोग एंजॉय कर रहे थे, मुसलमान पंडित भी वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे। नहीं कर रहे थे, वो क्या एंजॉय कर रहे थे? 1947 के आंकड़े देखिए और आज के 1990 तक आंकड़े देखिए। नहीं, नीलोफर जी देखिए, अगर वाकई में कश्मीरी पंडित वही प्रिविलेज, सुनिए सुनना पड़ेगा नीलोफर जी, अगर कश्मीरी पंडित भी वही प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे होते तो आज की तारीख में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता। आज की तारीख में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं होता अगर वो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे होते। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या एक बार फिर से कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वकार जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले ललित जी की और नीलोफर जी की दोनों की बहस सुनी, उसमें दोनों की मुझे एक एक बात वाजिब लगती है कि अगर सोच नहीं बदलेगी तो वहां पर शांति नहीं आएगी। केवल धाराओं को हटा देने भर से अगर शांति आती होती तो आज की तारीख में वहां पर आतंकी पनाह नहीं पा रहे होते। आतंकी अगर वहां पर पनाह पा रहे हैं यानी इसका मतलब है कि वो सोच अभी भी जिंदा है घाटी में। 2019 में भी यही कहा जा रहा था। अब सुनिए मेरी बात। आपने जैसे अभी बोला है कि अभी ललित जी ने कहा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्लाम, है ना, इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं। मैंने पहले ही बोला ना। अरे फिर गलत बात, जितनी बात आपको सुननी होती है ना आप उतनी बात सुनते हैं। फासिस्ट सोच खत्म होनी चाहिए। वो क्या होती है फासिस्ट सोच? क्या होती है मुझे थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन बताइए क्या होता है। जो हिंदुओं के नरसंहार को प्रोपेगेंडा कहते हैं वो होती है फासिस्ट सोच। और जैसे अभी दिल्ली में हिंदू महासभा में, उत्तराखंड में महासभा में मुसलमानों के जिनोसाइड की बात हो रही थी। सेम यही बात है। वैसे ही जैसे करौली में हिंदुओं का जुलूस निकल रहा था और उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी। आप इस तरीके से मिसालों को, अगर आप इस तरीके से मिसालों को एक दूसरे से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो जितने तर्क आप देंगे उतने तर्कों के साथ मैं भी तैयार रहूंगी। इसलिए आपने फासिज्म की परिभाषा पूछी, मैंने वकार जी आपको फासिज्म की परिभाषा दी। जैसे जय श्री राम के नाम पे मुसलमानों का कत्लेआम हो जाता है, वैसे ही मैं तो समझ गया आपकी। हाँ, अल्लाहू अकबर करते हुए ठीक वैसे जैसे गोरखपुर के मंदिर में तलवार लेकर मुर्तजा घुस जाता है, ठीक वैसे ही। आप बोलिए जैसे नाथूराम ने महात्मा गांधी को। चलिए वकार जी अपनी बात पूरी करें, फासिस्ट सोच की बात हो रही है। मेरे पास भी बहुत कुछ है। जैसे सिखों को 1984 में जय श्री, आपके पास कोई सोल्यूशन है वकार भट्टी जी? तो सोल्यूशन दें वकार जी, सोल्यूशन दें। एक मिनट, मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन में दे रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर में हालात बेहतर करना चाहते हैं तो हिंदू को मुसलमान कश्मीर में जान ना दे, ना किसी की जान जाए, तो उसके लिए जब तक आप लोग मसले कश्मीर को हल नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी कर लें, कोई किलिंग्स नहीं रुकेगी कश्मीर में। ये रियलिटी है, क्योंकि जब तक पाकिस्तान इंटरफेयर करेगा तब तक कश्मीर के हालात बदल नहीं सकते, क्योंकि आपकी सरकारें कहती हैं कि जो किलिंग्स होती है कश्मीर में वो पाकिस्तान की वजह से होती है। तो अगर पाकिस्तान इंटरफेयर करता है तो पाकिस्तान से बात करें, अगर पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते तो फिर जो करना वो करें। ठीक है, पाकिस्तान से बात करें राजीव जेटली जी, अगर भारत में शांति चाहिए। नहीं, यहाँ पे सरकार का पक्ष चाहिए ललित जी, मुझे आपका नहीं, मुझे सरकार का पक्ष चाहिए। सरकार अगर पाकिस्तान से बात करेगी तो क्या वहां पर कश्मीर में किलिंग्स बंद हो जाएंगी? नहीं, कश्मीर में किलिंग बंद होंगे और उसका बहुत आसान तरीका भारत सरकार के पास है और भारत सरकार उसी के ऊपर काम कर रही है। देखिए, कश्मीरियत की बात हो रही थी। कश्मीरियत को कायम करने के लिए इस देश का बच्चा आगे आएगा, अपना योगदान देगा कश्मीर के विकास में। इस देश का प्रोफेसर, इस देश का टीचर, इस देश का पुलिस। सुनिए, नहीं, सुनिए, ये कश्मीर इस्लाम के नाम पर नहीं बनेगा। सुनिए मेरी बात, कश्मीर इस्लाम के नाम पर नहीं बनेगा। कश्मीर इस देश की बुनियाद, कश्मीर इस देश का
कश्मीर इस सुनिए नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। अभी मैं आप सुनकर अरे रहमानी जी और नीलोफर जी के दोनों की ऑडियो डाउन कर ले। मुझे एक बार सरकार का पक्ष ये क्लैरिटी से जानने दीजिए। देखिए, कश्मीर में शांति के लिए क्या पाकिस्तान से बात करनी चाहिए? क्योंकि वकार भट्टी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से यदि बात होगी तो शायद कश्मीर में ये आतंकी घटनाएं खत्म हो जाएंगी। नहीं, मेरे बीच में इन्होंने क्यों शोर मचाना शुरू करा? आप जवाब दे राजीव जी, आप जवाब दे। इन्होंने शोर मेरे बीच में केवल इसलिए मचाया क्योंकि मैं उसमें भारत का योगदान डाल रहा था और ये पाकिस्तान को खींच करके लाना चाहते हैं। अरे भाई, भारत अपना पूरा योगदान जब उसमें दे देगा 370 और 35 से हटाने के बाद, जब हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर, हमारे इंजीनियर कश्मीर का विकास करेंगे और कश्मीर को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ देंगे और वहां पर उनकी संख्या और वहां उनके योगदान बढ़ने शुरू होंगे तो अपने आप कश्मीर के अंदर कश्मीरियत कायम हो जाएगी। कश्मीरी पंडितों के अंदर तभी विश्वास आएगा जब उन्हें महसूस होगा कि मेरे साथ खड़े व्यक्ति मेरे जैसे हैं, मेरे लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। जब उन्हें यह लगता है कि यहां पर रहने वाला वो व्यक्ति जो कश्मीरों का समर्थन करता है, वो राजनीतिक पार्टी जो कश्मीर के अंदर बैठ करके पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान को इन्वाइट करना चाहती है, उनसे डायलॉग करना चाहती है, तो उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? तो पहले तो कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को, राजनीतिक दलों को निर्धारित करना है क्या कश्मीर में कश्मीरियत चाहिए या इस्लामियत चाहिए। भारत की सरकार कश्मीर में कश्मीरियत कायम करेगी। मैं देखिए राजीव जी, आपकी इस्लामियत वाली बात से तो मैं कतई समर्थन इसका नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं इस बात का जरूर नहीं, मैं किसी एक धर्म की बात ही नहीं कर रही हूँ। कश्मीर में हिंदू भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, इस्लाम को मानने वाले भी रहे, यही कश्मीरियत है, यही सर्वधर्म संभाव है। अब मेरा रहमानी जी आपसे सवाल ये है कि ये बात से तो मुझे लगता है कि क्यों हम पाकिस्तान से बात करें? पाकिस्तान से जब हम बात कर रहे थे तब कौन सा उसने आतंकी एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था? क्यों पाकिस्तान से बात करें? पाकिस्तान से जब बातचीत करते हैं, जब दोस्ती का हम हाथ बढ़ाते हैं, तब तक तो पीठ पे वो छुरा घोंपता है। हम क्यों पाकिस्तान से बात करें रहमानी जी? देखिए, पाकिस्तान से बात तो अब भी चल रही है, इस समय भी चल रही है, और बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चल रही है। ये अलग बात है कश्मीर पे नहीं चल रही है, और इश्यूज है उन पे चल रही है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है और इंडिया के लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। और कश्मीर का आज असल मसला क्या है? मेरे नजदीक कश्मीर का असल मसला है, जो ललित नंबरदार से मैं सुनता हूं, जो सुशील पंडित से मैं सुनता हूं, जो बीजेपी के लोगों से मैं सुनता हूं, तो मसला ये है कि कश्मीरी पंडित का इक़्तिदार वापस लाने की जद्दोजहद है वहां। वरना तो कश्मीर में भी क्या पंडितों के अलावा दूसरे हिंदू लोग नहीं रहते? क्या डोगरे नहीं रहते? क्या सिख नहीं रहते? लेकिन सर, उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। मसला सिर्फ कश्मीरी पंडित से क्यों है? क्योंकि ये इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको अपना मुख्यमंत्री चाहिए, और जब तक वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि वहां पर संख्या, मेरा सवाल सुने रहमानी जी, आप ये तो मानेंगे ना कि जितने पंडित वहां पर रहते थे, जितने सिख वहां पर रहते थे, उनकी संख्या बहुत तेजी से घटी है पिछले 32 सालों में, और ये तो आंकड़ा है, इसे तो कोई छुटला नहीं सकता। बिल्कुल सही है। नहीं, इसमें किसको दो राय है, किसको इनकार है? इससे सवाल ये है कि जो सरकार यहाँ रख के 13,000 रुपए महीना कश्मीरियों को दे रही है पर फैमिली, इतनी सारी फैमिलीज को, वो सरकार इतना बड़ा एक्सपेंडिचर यहाँ तो कर रही है, कश्मीर की हालात को रिस्टोर करने पर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? नहीं, अब वकार जी की बात पर आप जवाब दे रहमानी जी। वकार जी कहते हैं दोनों नहीं बात करना कि पीस रिस्टोर तब होगी जब पाकिस्तान से बात होगी। ये वकार जी का सोल्यूशन है। आप मानते हैं ये कोई सोल्यूशन है? मैं आ रही हूँ ललित जी, आ रही हूँ आपके पास। चलिए ललित जी बताएं, क्या पाकिस्तान से बात होगी तो पीस रिस्टोर होगी? जो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं वो कश्मीरी नहीं है बाय द वे। इनको शर्म आती बोलने के लिए कि डोगरा, क्योंकि अगर बोलेंगे तो डोगरा राष्ट्र प्रथम होने पे उन पर दब्बा लग जाएगा। ये मुसलमान है सिर्फ, ये न कश्मीरी है न ये डोगरा है। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला? सही बात उन्होंने बोली, पाकिस्तान से बात कीजिए। क्यों? ये तीनों जो बोल रहे हैं ना अभी पाकिस्तान से बात कीजिए, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। 1946 में जब नौखाली में जिन्ना ने कत्लेआम किया था, यही तो हुआ था। झुक गई थी नेशनल कांग्रेस, पाकिस्तान बना दिया। गजवाए हिंद की बहुत बड़ी जीत हुई थी जो पाकिस्तान बना दिया उस वक्त। यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का, उसके क्या लेना देना पाकिस्तान का मारा हमें, तो हम उसके सामने घुटने टेकते हैं जो अभी तक तत्कालीन सरकारें कर रही थी। लेकिन ललित जी ये तो धर्म के नाम पर गलत करते हैं ना। ललित जी तो धर्म के नाम पर गलत करते हैं ना। मैं कंप्लीट करूं मैं, और क्या है कश्मीर के अंदर? यहां क्या चलेगा? निजाम में मुस्तफा, वो सिविलाइजेशन वॉर नहीं है। फारूक अब्दुल्ला कहता है मेरी शनाख्त की बात है, ये सिविलाइजेशन वॉर नहीं है। आपको ये कह रही थी ना शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ना अपनी बायोग्राफी में
क्या लिखते हैं कश्मीरी हिंदू के बारे में? लिखते हैं कि ये दिल्ली के एजेंट हैं। जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? कि कश्मीरी हिंदू जो कश्मीर के रमानी अंदर जी है, सुनिए सिर्फ ना, कॉलमनिस्ट सुनिए है। ललित जी क्या कह रहे हैं, सुनिए दोनों को जरा 1 to 1 ले लें एक बार। ये ललित जी शेख मोहम्मद बोले। अब्दुल्ला जो ओरिजिनल इस्लामिस्ट है कश्मीर का, उन्होंने अपनी बायोग्राफी आतिश चिनार में लिखा, बता तो पेज नंबर भी बता देता हूं। क्या लिखा है कि कश्मीरी हिंदू जो है ना दिल्ली के एजेंट है। आप क्या लिख रहे हैं? उन्होंने बोला है कि कश्मीरी हिंदू फिफ्थ कॉलोनिस्ट है, और फिफ्थ कॉलोनिस्ट पता क्या होता है? फिफ्थ कॉलोनिस्ट दुश्मन देश का एजेंट होता है। तो एक ही सेंटेंस में वाक्य में उन्होंने डिमोनाइज किया हिंदुओं को, यह घोषणा करते हुए कि भारत एक दुश्मन देश है, उसके एजेंट कश्मीरी हिंदू थे। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं, मैं सत्तापक्ष से कहना चाहता हूं, हाई टाइम आप डिक्लेयर कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए जो कश्मीरी हिंदू के साथ हुआ नरसंहार था, ट्राइब्यूनल बिठा दीजिए, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो जेनोसाइड का डिनायल करता है वो भागीदारी होता है। उसके बाद कश्मीर का जो पुनर्गठन है, कंक्लूजन ले लीजिए। अगर कश्मीर में इस्लामाबाद खत्म करना है, कश्मीर के अंदर जम्मू राज्य अलग कर दीजिए, कश्मीर के अंदर पनून कश्मीर की यूनियन टेरिटरी बना दीजिए। हमें इन दरिंदों के इन बेटियों के सामने भेजना चाहते हो, इन बेटियों को भेजना चाहते हो जो कहते हैं कि कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा है। एक ही करके भाई हुए प्रोपेगेंडा बोलते हैं। रमानी जी की ऑडियो एक बार डाउन कर दे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। सुनिए सुनिए नीलोफर जी, 1 मिनट नीलोफर जी, मेरा सवाल आने दीजिए। ललित जी ने कहा कि कश्मीर में चलेगा निजाम मुस्तफा, इसका क्या मतलब था? नीलोफर जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। नीलोफर जी, अभी ललित जी ने कहा कि वो जो नारे लगाए जा रहे थे कश्मीर में चलेगा निजाम मुस्तफा, वो क्या था? हुर्रियत का जो एजेंडा था, हुर्रियत का जो एजेंडा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। अब जवाब लेने दीजिए मुझे, जवाब लेने दीजिए नीलोफर जी। हुर्रियत का एजेंडा है जिसको ये अपने बाप दादा मानते हैं कश्मीर के मेन स्ट्रीम। अपने प्रश्न का जवाब देने दीजिए। हाँ नीलोफर बोलेंगी, केवल सुन लें एक बार। हाँ बोलिए नीलोफर जी। ललित को बोलने दो बेचारा। जी को याद दिलाना चाहूँ कि जहां अगर हम माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन देखेंगे, वहां पर अगर 60,000 के करीब पंडित के लोग, बरादरी के लोग हैं, वहीं पर 12,000 मुसलमान भी रजिस्टर है, सिख भी रजिस्टर है। कश्मीर में भी रहते हैं, जम्मू में भी रहते हैं। मैंने बोला ना, लीजिए मैंने जिन्ना में अफगानिस्तान में मुसलमान को मारा है। इसका मतलब ये नहीं कि तालिबान वहां के जो सूफी संत हो गए। ठीक है नीलोफर जी की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ मैं, सुनने दीजिए नीलोफर जी को। सोच की बात करते हैं आपने, तो टुकड़े टुकड़े ही चाहते आपका होना चाहिए जम्मू कश्मीर के। लद्दाख को तो अलग कर दिया, क्या आपको खुशी नहीं मिलती है कि हम फिर से जुड़ जाए? अब आप जम्मू को भी अलग कर देना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए इस सोच पर। लद्दाख को आजादी मिल गई ना, लद्दाख को आप लोगों से आजादी मिल गई, ठीक है वकार बोले, वकार आपके पास क्या पॉइंट है? देखिए पाकिस्तान से बातचीत करने को लेकर सरकार राजी नहीं है, और हम पाकिस्तान से क्यों बात करें, आप इसे जस्टिफाई करें। पाकिस्तान से बात करके आज तक हमें मिला क्या है जो हम पाकिस्तान से कश्मीर पर बात करें? जी पहली बात, यहाँ ना टुकड़ों की बात हो रही है मेरी रियासत की, तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं पीर पंजाल जम्मू कश्मीर से हूँ। पीर पंजाल, चनाब वैली, कश्मीर वैली और उस पार कश्मीर, ये पूरी एक रियासत है। किसी के बाप दादा की हिम्मत नहीं है कि मेरी रियासत के कोई टुकड़े कर दे। कागजों में बांट सकते हो, बिल के नहीं कर सकते हो। और ललित पंडित सुनिए, मेरे बाप की जागीर है, दिल्ली के तलीबानों की जागीर नहीं है, पगोड़ों की जागीर नहीं है ये। पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मेरे पूर्वज 600 साल पहले मुसलमान बन गए थे। पगोड़ों की जागीर नहीं है। आप अपनी बात रखिए वकार आप अपनी बात रखिए। हम तो पाकिस्तान से वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तक लेना चाहते हैं। आप बोले ना वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत के साथ जोड़ना है। मेरा है ना, बिल्कुल वो मेरा कश्मीर है। उस पार भी कश्मीर मेरा है, इस पार का कश्मीर भी मेरा है। ये कश्मीर मेरा है। इस कश्मीर में ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग रहेगा। सुन लीजिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना। अब ललित जी को, अरे ललित जी आप सुन भी लीजिए ना, ललित जी आप सुनते नहीं है, समस्या ये है। वकार बोले बात सुनिए। इस जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उसमें 100% नहीं, मैं कहूंगा 95% मुसलमानों के शहीद हुए हैं, 5% हिंदू भी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के लिए। अब सुनिए मेरी बात, चाहे उस पार कश्मीर की बात करें, लद्दाख की बात करें, रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें, ये एक जम्मू कश्मीर है। और मैं चाहता हूँ 1947 से पहला जम्मू कश्मीर, मैं चाहता हूँ 1947 से पहला जम्मू कश्मीर, जो आजाद जम्मू कश्मीर था, जो खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर था, मैं उस जम्मू कश्मीर का सपना देखता हूँ। और जब तक वो जम्मू कश्मीर नहीं बनेगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे इसमें कितनी भी कुर्बानी हो। राजीव जी आप
आप अपने हिसाब से रोज लीजिए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तानियों की तरह रहना होगा, हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से रहना होगा। ये 700 साल ठीक, ललित जी सरकार का पक्ष आने दे। राजीव जी दिमाग में ना बदल लीजिए। राजीव जी की आवाज मैं मीनाक्षी ये सब्जेक्ट केवल राजीव जी की आवाज आए, प्लीज केवल राजीव जी की आवाज आए। ये सब्जेक्ट डिबेट का नहीं है। अगर कोई डिबेट में इस तरीके की बात करता है कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या नहीं चाहिए, अरे आप, ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो मीनाक्षी जी आपने खुद ही स्पष्ट कर दिया। अब तो भारत को योगदान देना कश्मीरियत को कायम करने के लिए। अब ये जो लोग आतंकवादियों के समर्थन में नारे लगाते हैं या जो राजनीतिक पार्टियां आतंकवादियों के जनाजों पर मातम मनाती हैं, वो अब कश्मीरियत कायम नहीं करेंगे। कश्मीरियत कायम करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू कर दिया है। कश्मीर को अब विकास की दिशा में आगे लेके जाना है। 2022 के अंदर ही कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना है। और जो लोग उन लोगों को, उन आतंकवादियों को समर्थन करेंगे ना, वो अपने आगे पीछे देखकर रखें, क्योंकि अब आतंकवादियों का सफाया हमें करना आता है, उनका सफाया होना शुरू हो चुका है। और ये बौखलाट आतंकवादियों की जो ये कायराना हरकतें वो कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों के या हिंदुओं के खिलाफ, वो अब बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं की जा रही है। राजीव जी, रहमानी जी, नीलोफर जी, भट्टी साहब, आपका भी और ललित जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।